ओ पाठ आगे बढ़े। ओम आचार्य जी। हाँ जी, कुछ पूछना है? जी, एक छोटा सा प्रश्न है। दूत प्रानिधि में जो दूत को, जैसा आपने कल बताया कि जैसा कहे वैसा बोलना है, तो दूत को भी तो ऐसे व्यक्ति को बनाया जा सकता है जो पीछे परीक्षा प्रकरण में रखा गया था और उसको शामिल किया जाए, या बाद में इन्होंने तो अलग संकेत किया है कि उनके कुल वंश में ऐसा कोई विरोधी न रहा हो, किसी कारणवश ऐसे व्यक्ति को दूत बनाना चाहिए या अन्य पद पे नियुक्त करना चाहिए। तो ऐसे दूत को मतलब वहां से यहाँ समाचार जो को तुम बताया, यहाँ को वहां जाके बताया, इसका कैसे परीक्षण करेगा वो, या कैसे कहने मात्र विश्वास करेगा? दूत अकेला नहीं जाएगा, साथ में और होंगे सहयोगी। अच्छा। और सीधा सीधा यानी दूसरे राजा के पास दूत के रूप में नहीं भेजा जाता है। जो बहुत सीनियर होते हैं वही जी। भेजे जाते हैं। यानी जो समाचार जो भेजी जा रही है उसके महत्व के आधार पर ही दूत भेजा जाता है। ज्यादातर तो पत्रवाहक होते हैं, जी। लिखित रूप से भेजा, वो सूचना देके आ गया, उनके लिखित उत्तर देके लेके आया। पर कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कुछ बार्गेनिंग की स्थिति होती है, वो केवल जी। पत्र व्यवहार से बात नहीं बनती। वहां फिर वो योग्य दूत होना चाहिए और जो पुराना परीक्षण किया गया, और अंत में तो कहीं ना कहीं तो विश्वास करना ही पड़ेगा। जी। जी, ये और हो गया। दूसरा ये भी है कि अंतिम जो निर्णय होता है ना, वो जी। लिखित रूप से ही होता है। लिखित रूप से। हाँ, जी। आपस में चर्चा करके उसके लिए आवश्यक जो भी ये अपना लेख भी लेके जाएगा और वहां से भी लेख लेके आएगा, मौखिक समाचार भी देगा। अकेला मौखिक नहीं रहेगा। अकेला मौखिक तो उस स्थिति में है जो दूत पर वो शत्रु राजा भी विश्वास करे उनकी प्रामाणिकता को देखे। जैसे श्री जी। कृष्ण गया था, वहां कोई आवश्यकता नहीं थी पत्र आदि की, उनकी स्वयं की प्रामाणिकता उस प्रकार की थी। जी। या द्रुपद का पुरोहित गया था, वहां भी पत्र की आवश्यकता नहीं थी। वो परिस्थितियों के ऊपर है सारी। ठीक है। जी, हो गया ये। ठीक है, आगे एक बढ़े। आणविक्षिक के विषय में, हाँ आणविक्षिक के विषय में जो ये क्रम रखा है ना चाची, हाँ। मुझे ये समझ में आ रहा है कि आणविक्षिक की जो त्रयवार्ता दंड नीति सर्वत्र उपयोगी है, हम्म। मतलब तर्क वितर्क, मतलब प्रमाण पूर्वक उसका चिंतन करना, इसलिए शायद उसकी प्रधानता हो इन सभी तीनों विद्याओं में। हाँ, वो तो है ही। तो इसलिए शायद उनको पहले क्रम में रखा हो, ऐसा लग रहा है। अब क्रम की बात देखो, ऐसा वो नहीं है। बाकी महत्व की भी बात जो है ना, दृष्टि के आधार पर है। अब जिस दृष्टि से जी। दंड नीति महत्वपूर्ण है वो भी पता है ना। इसके बिना बाकी कोई टिकेगा ही नहीं, सबकी सुरक्षा तो यही करता है। अलग अलग दृष्टि है, क्रम की वो बात नहीं। जी। बाकी आन्वीक्षिकी उस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उसके बिना बाकी शास्त्र पूरा समझ नहीं पाएंगे। जी, उतने अंश में मैं कह रहा था, मतलब जैसे दंड नीति का प्रयोग करना तर्क वितर्क के साथ, हाँ है ना, उसमें सत्य सत्य का निर्णय करना आणविक्षिक बहुत महत्वपूर्ण है ना वहाँ तो। हाँ हाँ हाँ। तो शायद इसलिए ऐसा लग रहा है, आंतरिक रूप से काफी उपयोगी है ऐसा लग रहा है। वो तो है, उसमें तो कोई वैयक्तिक। शक नहीं है। बाकी क्रम का वहाँ कोई, ठीक है, क्रम हो भी सकता है महत्व के अनुसार। फिर उस दृष्टि से दंड जी। नीति सबसे कम महत्वपूर्ण आएगा, और ये शास्त्र दंड नीति का है, तो वो वहां बात बनेगी नहीं। ठीक है। जी।
ठीक है, कहाँ तक हुआ है पाठ, कुछ याद है? जी हो गया जी। पाठ कहाँ तक हुआ था? परस्य वाचि वक्त्रे दृष्टिया च प्रसाद, भी तो नहीं जी हुआ। जी यहाँ तक हुआ है। प्राणाबाधे भी ये दृष्टि। 16वां अध्याय के 12वां सूत्र तक हुआ था, 12 प्राणाबाधे भी दृष्टि। ठीक है। परस्य वाचि वक्त्रे दृष्ट्यां च प्रसादं वाक्यपूजनम् इष्टपरिप्रश्नं गुणकथा संगम आसन्नम आसनं सत्कारम इष्टेषु स्मरणं विश्वासगमनं च रक्षयेत् तुष्टस्य। परस्य यानी शत्रु के, वाची वाणी में, वक्त्रे चेहरे में, दृष्टियाम दृष्टि में, च प्रसाद प्रसादम यानी प्रसन्नता यदि दिखे, तो अपनी जो है ना, यानी जैसे दूत दूसरे राजा के पास जाएगा, दूसरे राजा यदि प्रसन्नता दिखावे, एक जैसे होता है ना, एक फ्रेंडली नेचर दिखावे, तो अब दूत जो है वाक्य पूजनम इष्ट परिप्रश्नम यानी अपनी वाणी से पहले उनका सत्कार करे, नमस्ते आदि करे, और उनकी प्रशंसा करते हुए, और कुछ परिप्रश्न यानी आप कुशल तो होंगे, आपके माता पिता आदि सारे प्रजा आदि सब सुखी होंगे इत्यादि जो है ना, वो कुछ परिप्रश्न कहे जाते हैं। और आप इतना गुणवान हो, आप ऐसे हो वैसे हो, उनकी गुण कथन। और फिर गुणकथ आसंगम, गुणकथा संगम आसन्नम आसनम यानी उनकी गुण की कथा करे, और उससे सामने वाला जब बतावे तब आसन पर बैठे। एक मिनट थोड़ा सा, नहीं थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। यानी जब शत्रु के सामने जब दूत जाता है, तो देखे कि उस राजा के वाणी और चेहरे और दृष्टि में प्रसन्नता हो, और दूत जो बोले उसका वो सत्कार करे, यानी उसका सम्मान देवे। आप दूत के वचनों का सम्मान देवे और पूछे कि आपके राजा कैसे हैं, और आपका भी जो राजा है, या आप स्वयं भी बहुत अच्छे हो, आपके राजा भी अच्छा है, और फिर अपने पास बिठाना और उचित सत्कार देना। और जो इष्ट व्यक्ति है आपके देश में, फलाना अच्छा विद्वान था, आपके राजा के पिताजी भी बहुत अच्छे थे, और इस प्रकार का स्मरण करना और विश्वास जताना, ये सारा यदि दूसरे शत्रु यानी दूसरे राजा यदि इस प्रकार का करे, तो समझना है कि वो संतुष्ट है। यानी संतुष्ट वाक्य, दूत के अपने संदेश सुनने के बाद यदि ये प्रतिक्रियाएं है, समझना है कि वो संतुष्ट है। विपरीतम अतुष्टस्य, यदि इसके विपरीत उनके वाणी चेहरे आदि में कुछ अप्रसन्नता गुस्सा आदि हो, और उनकी संदेश की अनदेखी करें, और कुछ ज्यादा पूछे नहीं, और बैठने के लिए ना कहे, उचित सत्कार आदि ना करें,
ये सब है तो समझना चाहिए कि वो संतुष्ट नहीं है। तम ब्रूयात, यदि कोई असंतुष्ट है तो उससे दूत इस प्रकार कहे, दूतमुखा वै राजानस्त्वं च अन्ये च। हे राजन, तुम भी और सारे राजा दूत मुख होते हैं। ना, दूत उनका मुख होता है, कोई भी राजा खुद संदेश लेके नहीं जाता, दूत के द्वारा ही करते हैं। तस्माद् उद्यतेष्वपि शस्त्रेषु यथोक्तं वक्तारः तेषाम् अन्ताव तेषाम् अन्तवसायिनोऽपि अवध्य अंतावसायिनो। एक मिनट, पाठ दिक्कत है। दूतमुखा वै राजानः त्वं च अन्ये च, तस्माद् उद्यतेष्वपि शस्त्रेषु यथोक्तं वक्तारः तेषाम् अंतावसायिनोऽपि अवध्याः। उस राजा को ये कहे कि दूत के द्वारा ही राजा लोग जो है वो कार्य करते हैं, इसलिए दूत जो है सामने वाला यदि शस्त्र उठा के भी रखे है ना, बिल्कुल मारने के लिए भी तैयार हो जाए, तो भी जैसा संदेश है वैसे ही बोलेंगे। अंतावसायिनः, इससे वे यानी दूत अवध्य होता है। अंतावसायिनः जो है ना, इसका अर्थ ये चांडाल आदि कर रहे, यानी दूत यदि कोई बहुत निम्न व्यक्ति भी हो तो भी दूत के रूप में आया है तो वो वध्य नहीं होगा, उनका वध नहीं करना चाहिए। यदि यानी सामने वाला संदेश सुन के गुस्से में है तो उनको थोड़ा सा शांत करना होगा। किमंग पुनर्ब्राह्मणाः, यदि वो दूत स्वयं ब्राह्मण हो तो ये कह सकता है कि यदि आने वाला जो बहुत निकृष्ट जाति यानी या पद इत्यादि का हो तो भी उनका वध नहीं करना चाहिए। यदि ब्राह्मण है तो उनके बारे में कहना क्या चाहिए। हाँ, ये राजा ने हमें ऐसे सूचना दी, वही मैंने आपसे कहा, ये दूत धर्म मैंने निभाया, इससे मुझ पे गुस्सा मत करो। तो इस प्रकार की जो है ना वो सूचना देना है। और दूत के लिए क्या क्या करना चाहिए बता रहे हैं, वसेद अविसृष्ट, राजा जो जिसके पास दूत गया हुआ है वो जब तक ना भेजे तब तक वहां ठहरना होगा, क्योंकि राजा को जो शत्रु राजा है उनको चिंतन करने का समय लगेगा, तो वो बोलेंगे तभी जा सकते हैं, तब तक रुकना होगा। पूजया नोत्सिक्त, यदि शत्रु राजा इनका बहुत सम्मान देवे तो उससे ज्यादा उत्साह में ना आवे, तटस्थ रहना है, चाहे जितना सम्मान दे जो भी करे। परेशु बलित्वम न मन्येत, दूसरी जगह जाने के बाद अपना बल का घमंड ना करे, यानी मान लो कोई क्षत्रिय दूत बन के जाता है तो वहां अपना बल प्रदर्शन ना करे,
वही काम करे जो दूत का है। वाक्यम अनिष्टम सहेत, यदि दूसरे राजा यदि कुछ अनिष्ट वाक्य कहे, कोई डांट फटकारा करे या अपनी राजा की निंदा करे, कुछ ऐसा करे तो सहन करना चाहिए। वह राजभक्ति नहीं दिखानी है, क्योंकि दूत का वो काम नहीं है। दूत का काम सिर्फ संदेश वहन है। स्त्रियः पानम च वर्जयेत, वह दूसरे देश में जाने के बाद व्यभिचार और मद्यपान इत्यादि का त्याग करे। एक शयिता, अकेला सोवे। सुप्तमत्तयोर्हि भावज्ञानम दृष्टम, सोते समय भी या दारू पीने के बाद भी कई बार व्यक्ति अपने भाव को प्रकट कर देता है, जिस भाव से वो आया है, इसलिए अकेला सोवे। कृत्यपक्षोपजापम् अकृत्यपक्षे गूढप्रणिधानं रागापरागौ भर्तरि रन्ध्रं च प्रकृतीनां तापसवैदेहकव्यञ्जनाभ्याम् उपलभेत। एक तो दूत कृत्य तो किया ही है, इसके साथ साथ अपने पक्ष में जो शत्रु देश में जो लोग हैं उनके साथ कुछ वार्तालाप कर सकते हैं, उनके साथ कुछ यानी जो योजना होगी वो उनको पहुंचा के उनसे चर्चा कर सकते हैं। और जो अपने प्रति प्रसन्न नहीं है शत्रु राजा के पास, उनके विषय में गुप्तचरों का यानी लगाना उनके पीछे इत्यादि वो सब कर सकते। अपने राजा के प्रति कौन कौन अनुकूल है, कौन कौन प्रतिकूल है, और प्रजा और अधिकारियों में जो जो छिद्र है, जो उनके अंदर कमियां हैं, ये सारा तापस वैदेहक व्यंजनाभ्याम उपलभ्येत। तापस और वैदेहक जो गुप्तचर वहां उनके देश में है हमारे, उनके द्वारा वो जानकारी प्राप्त करे। यानी जो राजा दूत भेज रहा है वो शत्रु देश में पहले से ही अपने गुप्तचरों को लगा रखा है, तापस के रूप में, व्यापारी के रूप में। तो उनसे सहजता से मिलते हुए वो सारी जानकारियां लेनी है, पता भी ना चले कि ये कोई गुप्तचर से बात कर रहे हैं। तयोरन्तेवासिभिः चिकित्सक पाषण्डव्यञ्जनोभयवेतनैर्वा तेषाम् असम्भाषायां याचकमत्तोन्मत्तसुप्तप्रलापैः पुण्यस्थानदेवगृहचित्रलेख्यसंज्ञाभिर्वा चारमुपलभेत। ये दोनों जो तापस और वैदेहक है उनके अंतेवासी, यानी तापस तो उनके जो चेले हैं, वैदेहक जो होता है व्यापारी होता है, उनकी जो सहयोगी यानी व्यापार में जो अंदर जो नौकरी क्या बोलते हैं, दुकान के अंदर जो नौकर होते हैं, वो यहाँ अंतेवासी हैं। उनके द्वारा चिकित्सक पाषंड व्यंजनोभय वेतनैर्वा, अथवा जो चिकित्सक के रूप में वहां जो गुप्तचर का काम कर रहे हैं, अथवा कोई पाखंडी के रूप में काम कर रहे हैं, अथवा उभय वेतन है, किसी के पास एक कर्मकर के रूप में काम कर रहे हैं, इन सबके द्वारा जो भी चार है यानी जो भी गुप्त समाचार है वो प्राप्त करें, सहजता से उनसे मिलते हुए, ऐसा पता ना चले कि ये गुप्तचर से मिल रहे हैं, ऐसे कुछ बहाना होना चाहिए। और यदि उनसे मिलना संभव नहीं हो पा रहा, उनसे बात करना संभव नहीं हो पा रहा, तो जो गुप्तचर है इनके पास याचक बनके अथवा उन्मत्त बनके, जैसे पागल जैसा आके भड़ 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 कर रहा और उसी में से अपनी सूचना दे दी।
अथवा जो पुण्य स्थान है, जो कुछ ऐसे मंदिर जैसे कुछ स्थान है जहाँ सभी लोग जाते हैं, ऐसी जगह पर सहजता से दोनों उसी समय जावे और वहाँ किसी प्रकार से सूचनाओं का आदान प्रदान करे। पुण्यस्थान देवगृह चित्रलेख्य संज्ञा भी, अथवा कुछ चित्रलेखन यानी इशारों से कुछ लिख के सूचना दे दे ताकि कोई बीच में पढ़े तो उसको समझ में भी ना आवे। चारम उपलभेत यानी कुछ कोड लैंग्वेज से अपनी जानकारी देवे दूत, दूत को यानी वहां की गुप्तचर। उपलब्धस्योपजापमुपेयात् और सूचनाएं प्राप्त होने के बाद जहां जिनसे जैसे बातें करनी है वो सब कर ले। परेण चोक्तः श्वासाम प्रकृतिनाम परिमाणम ना चक्षित, यदि शत्रुराज पूछे भी कि तुम्हारे पास कितने अधिकारी है, कितनी सेना है, क्या है, तो भी बोलना नहीं है, मना भी नहीं कर सकते। तो बोल रहे सर्वम वेद भवानिति ब्रूयात कार्य सिद्धि करम वहाँ। यदि पूछे ना सीधा सीधा, कई बार पूछे थे, कुछ ढीठ होते राजा, पूछ लेते हैं तो अपने जानकारी दो, कितनी सेना है, क्या है। तो बोले अरे महाराज आप तो सब जानते हैं, अब क्यों हमारे मुंह से कहलवा रहे हो। तो इस प्रकार या कुछ और उस प्रकार का कुछ बोले कि बात टल जाए, पर अपने जानकारी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कार्यस्य सिद्धौ उपरुध्यमानः तर्कयेत, यदि कार्य संपन्न हुआ उसके बाद भी यदि वो शत्रु राजा जाने की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि वहां से निकल तभी सकते जब शत्रु राजा जाने के लिए कहे, तब तक रुकना होगा दूत को। पर यदि वो जाने के लिए कहता नहीं है, यानी अभी रोक रखा हुआ है, तो सोचना चाहिए कि ये क्यों रोक रहा है। कभी ऐसा तो नहीं किम भर्तुर में व्यसनम आसनम पश्चिन, कभी ऐसा तो नहीं कि हमारे जो राजा है उनके कोई निकट कष्ट काल आने वाला है। अथवा स्वयं व्यसनम प्रतिकर्तु काम, अथवा अपने कुछ कष्ट काल है उसको दूर करने के लिए समय टाल रहा है। पार्ष्णिग्रहसारवन्तः कोपमाटविकं वा समुत्थापयितु कामः, अथवा कुछ अपने योजना वो चालू तो नहीं कर रहा कि हमारे राजा के बगल में किसी को मारने के लिए तैयार कर रहा है, अथवा या अपने जो आटविक जो लोग हैं अपने जंग यानी दोनों सीमा में जो आटविक लोग हैं, उनके अंदर कुछ क्रोध उत्पन्न करके उनको हमारे ऊपर हमारे विरुद्ध करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। मित्रम आक्रंदम व व्यापादयितु कामः, अथवा जो हमारे राजा के मित्र या सहयोगी जो है उनको कभी कुछ उनको नुकसान पहुंचाने की योजना तो नहीं बना रहे हैं। स्वं व परतो विग्रह अंतः कोपमाटविकम व प्रतिकर्तु काम, अथवा अपने अंदर जो भेद है, अपने अंदर जो अव्यवस्था है उसको सुलटाना, या अपने जो सीमा में जो आटविक है उनको शांत करना, इसमें समय वो यानी उसके लिए समय की अपेक्षा है इसको, ताकि मुझे रोक रखा हुआ है। अथवा मेरे राजा जो है वो बिल्कुल चढ़ाई के लिए तैयार है और उसका समय कटवाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक बार तैयारी होने के बाद जितना रुकेंगे उतना खर्च भी बढ़ेगा और कई समस्याएं होंगी।
सस्य कुप्य पन्य संग्रहम दुर्गकर्म बल समुत्थानम व कर्तुकामः, अथवा अपनी फसल कटने की प्रतीक्षा तो नहीं है, या कुछ अपनी लोहा वगैरह जो है, या अपनी जो सेवक है वो अभी तैयार नहीं है, उनकी प्रतीक्षा है, अथवा अपनी दुर्ग जो है थोड़ा सा कई कमजोरियां है उसको सुधार रहे हैं, अथवा सेना को अभी इकट्ठा कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। स्वसैन्यानां वा व्यायामदेशकालावाकाङ्क्षमाणः, अथवा अपनी सेना की तैयारी यानी थोड़ा सा और उनको अभ्यास करवाना है, या उचित देश काल आदि की प्रतीक्षा है। परिभव प्रमादाभ्यां व संसर्गानुबंधार्थी व मामुपरुनद्धीति। अपने हार की यानी आशंका से, या अपनी आपत्ति को टालने के लिए, अथवा कुछ और विशेष सहयोगी की प्रतीक्षा में मुझे रोक तो नहीं रहा है, यानी ये सारा विचार करना पड़ेगा। कुल मिलाकर हमारे राजा की यानी तैयारी को रोकने के लिए, अथवा हमारे ऊपर मुसीबत आने वाला है उसकी प्रतीक्षा में, या अपनी मुसीबत टालने में, या अपनी संपत्ति अपनी तैयारी और यानी उसमें जो समय लगेगा उस कारण से तो नहीं रोक रहा। ये सारा चिंतन दूत को करना चाहिए, परिस्थितियों का आकलन करना चाहिए। ज्ञात्वा वसेत अपसरेत्वा, ये सब समझकर यदि लगे कि कुछ तो गड़बड़ी है, मुझे बिना मतलब रोक रहा है, कुछ तो गड़बड़ी है, ऐसा लगे तो तुरंत वहां से भागना चाहिए। कोई गड़बड़ नहीं है, सहजता से ही रोका हुआ है, ऐसा लगे तो रुक भी सकते हैं। यानी वहां से यदि ऐसी स्थिति आए तो भागने की भी तैयारी रखनी होगी। कभी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है। प्रयोजनम इष्टम अवेक्षित, अथवा अपने इष्ट प्रयोजन क्या करने से अपना इष्ट सिद्धि होगी, या तो वो देखे। शासनम अनिष्ट मुक्त्वा बंध वध भयाद अविसृष्टोप्यपगच्छेत अन्यथा नियम्येत। कभी ऐसा ना हो कि दूसरे राजा को अपने ऊपर गुस्सा है तो कारावास में भी डाल सकते हैं, मरवा भी सकते हैं। ऐसी कोई स्थिति दिखे तो बिना भी आज्ञा मिले वहां से निकल जाए, नहीं तो ये बंधन में आ जाएगा। इससे दूत को आपातकाल में बिना ही अनुमति के निकलना चाहिए। ये दूत की जो अ, कर्तव्य आदि है वो सब बताया है। हम कुछ श्लोकों से उसका उपसंहार है। प्रेषणं संधिपादत्वं प्रतापे मित्रसंग्रहः उपजापः सुहृद्भेदो दण्डगूढातिसारणम्। प्रेषणम यानी शत्रु के पास जाना, संधि पालत्वम संधि का पालन करना यानी जो संदेश लेके गए हैं उसका ठीक से पालन करना। प्रताप यानी यहाँ प्रताप का तो पहले बताया है कि अपना बल प्रदर्शन करना नहीं है, पर यहाँ प्रताप का अर्थ है कि शत्रु से नहीं दबना। शत्रु यदि अपना प्रभाव डालने की कोशिश करे तो वह बिल्कुल डटे रहना। अपना ऑफेंसिव भी नहीं होना चाहिए पर दबना भी नहीं चाहिए। मित्र संग्रह, वहां जाकर वहां जो अपने अनुकूल है उनको इकट्ठा करे, उनसे वार्तालाप करे, और उस राजा के जो मित्र है उन्हें भेंट डाले,
और उनकी सेना में अपने गुप्तचर लगावे, ताकि आवश्यकता आने पर वह सेना में जो है ना गड़बड़ हो जाए ना, वहां कुछ खलबली मच जाए, अव्यवस्था उत्पन्न हो। बंधुरत्नापहरणम चारज्ञानम पराक्रमः समाधिमोक्षो दूतस्य कर्मयोगस्य चाश्रयः। बंधु रत्नापहरणम, अपने जो वहाँ उस देश में अनुकूल व्यक्ति है उनसे जो भी श्रेष्ठ उपहार मिलते हैं उनको लेके आना, चार ज्ञान वहाँ के गुप्तचरों की सारी सूचनाएं देना, पराक्रम, पराक्रम से वही है कि अपने काम सब बिना दबे बिना डरे ठीक से संपन्न करना। समाधि का मोक्ष, समाधि शब्द जो है यह यानी संधि के विश्वास उत्पन्न करने के लिए कई बार राजा अपने किसी विशिष्ट व्यक्ति को शत्रु राजा के पास छोड़ देता है कि यदि हम संधि का उल्लंघन करेंगे तो इस व्यक्ति को तुम चाहे कैसे कर सकते। कई बार अपने किसी राजकुमार को भी वहां छोड़ सकता है, या कोई बहुत विशिष्ट व्यक्ति को वहां छोड़ सकता है, उसको मुक्त करा के लाना, ये सब दूत कर्म है और यही उन्नति का आश्रय है। स्वदूतैः कारयेदेतत् परदूताश्च रक्षयेत् प्रतिदूतापसर्पाभ्याम दृश्यादृश्यैश्च रक्षिभिः। ये सारी बातें राजा अपने दूतों से करावे, संदेश भेजना तो है ही, साथ में और भी जो वहां की गुप्तचरों की जो भी जानकारी देना इत्यादि वो सारा अपने से तो करावे। परदूतांश रक्षे, दूसरे जो दूत आते हैं तो उनको ये करने ना दे, वो भी यही करेगा यहाँ आके, तो उन पे कड़ी निगरानी रखे कि वो ऐसा ना करे। तो प्रतिदूत और अपसर्प, अपसर्प जो है ना एक प्रकार से गुप्तचर है, तो दूत के साथ एक प्रतिदूत भी रखे, यानी उनके साथ जो है उनकी चर्चा करने के नाम से या किसी नाम से अपने भी एक व्यक्ति उनके साथ रखे, और कुछ गुप्त रूप में रखे, कुछ सामने दिखते हुए और कुछ सामने ना दिखते हुए, ऐसे सुरक्षा कर्मियों के द्वारा भी उनकी चाल पर ध्यान रखे। तो ये दोनों बातें कही। तो दूसरे देश में अपने सारे ये काम करो, अपने देश पे जो दूत आए तो उनको पूरी तरह से रोक के रखो कि अपने दूत कृत्य के अतिरिक्त और कोई यहाँ गड़बड़ ना करे। तो उपाय तो दोनों को बता रहे हैं, जो जितना ज्यादा तैयार है जागरूक है वो सफल होगा, बाकी पिट जाएगा। तो ये है दूत, दूत प्रणिधि, दूत की जो सारे व्यवहार आदि। हाँ जी, इसमें कुछ करना, कुछ पूछना है? ये अपसर्प शब्द का अर्थ है, ये बार बार क्या ले रहे हैं? हाँ जैसे यहाँ संज्ञा अर्थ में प्रयोग किया है ना अंतिम श्लोक में, हाँ, प्रतिदूत अपसर्पाभ्याम, ऐसे यहाँ अपसर्प वहाँ मतलब वहां से जाना, ये गमन अर्थ में ले रहे हैं या कुछ विशेष संज्ञा अर्थ में? अपसर्प, एक मिनट है, अपसर्प वैसे तो गुप्तचर के लिए ही लग रहा है मुझे।
अपसर्प ये संज्ञा शब्द है, क्रियावाची नहीं है। यहाँ पर चार्ज शोर बहुत हो रहा है, इसलिए क्या? यहाँ शोर बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, इसलिए बहुत बाधा हो अपसर्प रही है। शब्द गुप्तचर के लिए है। सुनाई दिया? जी, ये तो स्पष्ट हो गया, अपसर्प मतलब गुप्तचर के लिए है। हाँ। ये तो स्पष्ट हो गया। और कार्य सिद्धि क्रमवार जो पीछे 2 बार आया था, हाँ। एक तो 33वां सूत्र में आया था, हाँ। और दूसरा ये था कि 15वां अध्याय के 64वां श्लोक में आया था, सूत्र में आया था। हाँ। तो शाब्दिक अर्थ तो यही लेना चाहिए, कार्य की सिद्धि करने वाला। नहीं, जिससे काम निकल जाए उस प्रकार करे, जैसे करने से ये काम अर्थ लेना चल जाए चाहिए। वैसे करे। ठीक है, जय जैसे सर जी। काम चल जाए ठीक है, वैसे स्पष्ट करो। हो गया। हाँ, ये ठीक है। जी सर जी, हो गया। ठीक है, धूर्त प्रकृति हो गया। अब आगे वैसे प्रणिधि शब्द यहाँ किस अर्थ में प्रयोग करना चाहिए? प्रणीत ही, यानी एक प्रकार से उस संबंधी सारी बातें इस अच्छा अर्थ में है। जी। अब आगे है राजपुत्र रक्षा। राजपुत्र रक्षणम। ये राजपुत्र रक्षणम का दो अर्थ है। राजपुत्र की रक्षा करना अथवा राजपुत्र से स्वयं की रक्षा करना, दोनों शायद बताएंगे इसमें। रक्षितो राजा राज्यं रक्षति आसन्नेभ्यः परेभ्यश्च पूर्वं दारेभ्यः पुत्रेभ्यश्च। जो राजा स्वयं सुरक्षित रहता है वही दूसरों की रक्षा कर सकता है। किन से रक्षा? एक तो अपने पास में है और एक दूर है, दोनों से। और सबसे पहले रक्षा करनी है अपनी पत्नियों से और अपने पुत्रों से। दार रक्षणम निशांत प्रणिधो वक्ष्यामः। अपनी पत्नियों से स्वयं की कैसे रक्षा करना है, यह निशांत प्रणिधि अध्याय है, जो राज मंदिर संबंधी जो अध्याय है उसमें बताएंगे। पुत्र रक्षणम। अब पुत्र का रक्षण, पहले तो पुत्र की रक्षा की बात करेंगे। जन्म प्रभृति राजपुत्रान रक्षेत। यह रक्ष शब्द जो है कुछ और अर्थ में है। उनको रोक रखे या उनको एक प्रकार से नियंत्रण में रखे। कर्कटक सधर्मानो ही जनक भक्ष्याः राजपुत्राः। राजपुत्र जो है ना, कर्कट के समान है, जो अपने ही माँ को खा जाते हैं। तेषाम अजात स्नेहे पितरि उपांशु दंडः श्रेयानिति भारद्वाजः। यानी पिता के प्रति स्नेह उत्पन्न ना होने पर उपांश दंड देवे, चुपचाप उनको दंडित करे, ये सबसे अच्छा, ऐसा भारद्वाज का, आचार्य भारद्वाज का मत है। नृशंसम अदृष्टवदः क्षत्र विनाशश्चेति विशालाक्षः। ऐसा बिल्कुल गड़बड़ है, ये तो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है, तो बहुत भयंकर है, जो कि जिसने अभी कुछ गड़बड़ किया ही नहीं है,
ऐसे व्यक्ति का वध करना, और इस प्रकार यदि सारे राजपुत्रों को मारते जाएंगे तो क्षत्रिय वंश नष्ट हो जाएगा। तस्माद एक स्थानावरोध श्रेयानिति, इससे उनको किसी एक जगह रोक के रखना, इधर उधर ज्यादा जाने मत देना, उनका ज्यादा जनसंपर्क आदि ना हो, ताकि वो अपना बल ना बढ़ावे। अब आचार्य विशालाक्ष के इस पक्ष का निषेध कर रहे आचार्य पराशर। आहि भयम एतदिति पाराशर। ओम आचार्य जी। हाँ जी। 8वां सूत्र में पाठ भेद लग रहा है यहाँ पे। मेरे पास जो पुस्तक है उसमें नृशंस समदृष्ट वधः क्षत्र बीज विनाशश्चेति ऐसा लिखा है। सूत्र कौन से बताए आपने? 8वां। मैं दूसरी पुस्तक देख रहा हूँ। हाँ, क्षेत्र बीज विनाश, ठीक है। यहाँ मेरे पुस्तक में बीज शब्द नहीं है, ठीक है, भाव एक ही है। यदि सारे बच्चों को मारेंगे तो बीज भी नष्ट होगा। हाँ कितनी बात है? हाँ, एक ही बात है, कुल मिला के। क्षत्र बीज विनाशस्य है या यानी अगली पीढ़ी को आप खत्म करते जा रहे तो बीज ही तो नष्ट होगा। जी। अब जो आगे है अहिभयम एतदिति पाराशर। आचार्य पाराशर का मत यह है कि इस प्रकार उनको एक जगह रोक के रखेंगे तो अहिभयम सांप से डर जैसा ही है। वो क्या है उसकी व्याख्या कर रहे। कुमारो ही विक्रम भयान माम पिता ऋणधीति ज्ञात्वा तमेवांके कुर्यात। यदि उनको ऐसे बांध के रखे तो बाद में जाकर राजकुमार जो है उसको ये लगेगा कि मेरे पिता मुझे जो है ना, मैं विक्रम करूंगा, इस कारण से मुझे रोका रखा हुआ है। ये जानकर उल्टा पिता को ही, जब स्वयं बलवान होगा तो पिता को ही अपने बंधन में रख देगा। इसलिए ऐसा बंधन में ना रखे। जो बंधन में रहता है बड़ा होके अपना गुस्सा पूरा उतार देगा। तस्माद अंतपाल दुर्गे वासश्रेया थी, इसलिए अंतपाल दुर्ग में रखो, बिल्कुल राज्य के किनारे में, जहाँ कोई विशेष अधिकारी या अधिकार की कोई बात नहीं होगी। वहां खुला भी रहेगा तो क्या कर देगा। और भ्रकम भयमेतदिति पिशुनः, इस प्रकार अंतपाल दुर्ग में रखेंगे, उसमें भी दोष है। ये मेष यानी बकरी की तरह ये दोष इसमें है, इसमें डर भय है। वो कैसे बता रहे हैं। प्रत्यापत्तेर्हि तदेव कारणम ज्ञात्वा अंतपाल सखस्यात्, उसको राजकुमार को लगेगा कि मुझे अपने से दूर इतने यहाँ क्यों रखे हैं, कोई ना कोई गड़बड़ है, तो मुझे स्वयं को मजबूत बनना पड़ेगा। तो वहां वो अंतपाल के साथ दोस्ती करेगा और वहां से जो है ना अपना वो चलाएगा, यानी राजा के खिलाफ जो कुछ षड्यंत्र। तस्मात् स्वविषयाद अपकृष्टे सामंत दुर्गे वासश्रेयानि थे, इससे अंतपाल के पास भी मत रखो, बिल्कुल जो सामंत राजा हैं उसके पास रख लेना, अपने राज्य की कोई अधिकारी उसके साथ ना रहे। अब इसमें भी दोष है। वत्सस्थानमेतदिति कौणपदन्तः वत्सेनेव हि धनुम वत्सेनेव हि धेनुम पितरमस्य सामंतो दुह्यात्, ये बछड़े की तरह इसमें दोष है। जैसे बछड़े को पकड़ के गाय को वश में करते हैं और दूध निकालते हैं, वैसे उस राजपुत्र को पकड़ के सामंत राजा जो है राजा को दोह गए। आपके पुत्र मेरे पास है करके अपनी सारी मनमानी करता रहे। तस्मात् मातृबंधुषु वसश्रेय, इसलिए अपने माता के बांधवों के पास छोड़ दो, वो कुछ नहीं करेंगे। तो कह रहे इसमें भी दोष है। ध्वजस्थान में दधि व्यात व्याधि है, तेन ही ध्वजेन
आदिति कौशिक अदिति कौशिक वदस्य अदिति कौशिक वदस्य मातृबांधवा भिक्षेरण। ये ध्वजस्थान के समान है, उनको ध्वजा बनाकर, जैसे ये ध्वजा उदाहरण है, कुछ भिक्षुक होते थे जो एक झंडा लेकर चलते थे अपनी भिक्षा मांगने के लिए, वो झंडा दिखाते हुए इसके लिए दो, अपने लिए नहीं मांगेंगे, उस झंडा के लिए मांगेंगे। वो किसी मंदिर का या किसी देवता का, किसी न किसी का, वो उस प्रकार का कोई झंडा होगा, उसको लेकर वो मांगेंगे। तो उसी प्रकार जो है ना, ये राजपुत्र को लेकर मांगते रहेंगे कि तुम्हारे पुत्र के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमें ये दो वो दो। इसलिए वो भी ठीक नहीं है। तस्मात् ग्राम्य धर्मेष्वेनम अवसृजेयुः, किसी ग्रामीण इलाका में इसको छोड़ दो। सुखोपरुद्धा ही पुत्राः पितरम नाभिद्रह्यन्ति थे। सुख से दूर जो है ना, ग्रामीण इलाका में उनको ज्यादा सुख साधन मिलेंगे नहीं, सुख साधन नहीं मिलेंगे तो बिगड़ेंगे नहीं, और पिता के प्रति एक सम्मान बना के रखेंगे, उनका नुकसान नहीं करेंगे, उनके प्रति द्रोह नहीं करेंगे। अब इसका आचार्य कौटिल्य निषेध कर रहे हैं, जीवन मरण में थे। काष्ठमिव घुनजग्धं राजकुलम अविनीतपुत्र अविनीतपुत्रम अभियुक्तमात्रम भज्येत। इस प्रकार किसी ग्रामीण इलाका में, ग्रामीण इलाका का मतलब कुछ ऐसी जगह जहां उनकी ना कोई ठीक से पढ़ाई हो ना कुछ हो, बस पड़ा रहे अपना, उस प्रकार की जगह रखेंगे। तो राजपुत्र को जो विनीत होना था, आगे राज्य तो उसी को संभालना पड़ेगा, तो वो यदि योग्य नहीं बनेगा तो फिर आगे क्या होगा? ये तो पूरा कुल का ही नाश होगा। तस्माद् ऋतुमत्यां महिष्यां ऋत्विजश्चरुमैन्द्राबारहस्पत्यं निर्वपेयुः। इसलिए योग्य पुत्र की कामना करते हुए गर्भाधान संस्कार करे। आपन्न सत्त्वायां कौमार भृत्यो गर्भभर्मणि प्रजने च वियतेत। जब पत्नी गर्भवती हो तो उचित सेवा आदि करते हुए अच्छे से, बहुत अच्छे योग्य पुत्र उत्पन्न हो, उस प्रकार सारे प्रयास करें। यानी पहले तो विधिवत गर्भाधान संस्कार, यानी उससे पूर्व जो व्रत आदि पालन है वो सारा करते हुए पुत्र की उत्पत्ति करे। और जब पत्नी गर्भवती हो, महारानी गर्भवती हो, तो उस समय जो भी कुछ उचित है उस प्रकार की सारी व्यवस्था करे, उचित आहार, उचित एक वातावरण, ये सब करते, और औषधियों का सेवन इत्यादि, वो सब करते हुए श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हो उसका प्रयत्न करना चाहिए। प्रजातायाः पुत्र संस्कारं पुरोहितः कुर्यात्। हाँ जी। जी आचार्य जी, ये आचार्य कौटिल्य वाले मत में पूछना था। हाँ, अभी बीच में क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, इससे पूर्व जितने भी जी, अरे इससे पूर्व जितने भी हैं उन सबका खंडन हो गया है। हाँ खंडन हो गया। मैं आचार्य चाणक्य के विषय में कहना चाह रहा हूँ। हम्म। मतलब आचार्य चाणक्य ऐसा क्यों समझा, जीवन मरणम एतत् कौटिल्यः? ये सारे तो करेंगे मतलब तो ये मृत्यु के समान ही है ना, कुल मिला के नहीं, इससे राजपुत्र आगे जो है भी योग्य समझ नहीं पा रहा बनेगा। हूँ। जी, मैं ये समझ रहा हूँ कि पूर्व जितने आचार्य हैं वो तो योग्य होने पर ये बात कही जा रही है ना। नहीं, बचपन से, बचपन से शत्रु के पास, सामंत के पास छोड़ो, अपने माता के बंधुओं के पास छोड़ो, अंतपाल के पास छोड़ो, गांव में छोड़ो, बचपन से, बचपन से वहां छोड़ने जी की बात है। तो ऐसा करने पे जी तो वो जिंदा ही मुर्दा की तरह है, अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएगा।
तो इसलिए अब आचार्य कौटिल्य के अनुसार योग्य संतान उत्पत्ति के लिए पहले प्रयास करे और प्रजातायाः पुत्र संस्कारम पुरोहितः कुर्यात्, यानी जन्म होने के बाद जातकर्मादि जो संस्कार है वो सारा करे। समर्थम तद्विदो विनयेयुः, जब बड़ा हो गया उनका उपनयन वेदारंभ करके जो योग्य विद्वान है उनको विनीत करे। कुल मिलाकर अपने पुत्र को बहुत योग्य बनाने का प्रयास करे। ये जो पहले कुछ आचार्यों का जो मत था उस प्रकार उनको कन्फाइंड यानी बिल्कुल किसी बंधन में उस प्रकार ना रखें। तो ये आचार्य चाणक्य का मत है। अब इसके बाद जब वो बड़ा होता है और बिगड़ता है, भले जितना भी प्रयास करो बड़ा होने के बाद बिगड़ने की संभावना रहती है, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए ये अब कल करेंगे, आज यही रखेंगे। इसमें कुछ विशेष तो है ही नहीं, और बाकी पूर्वाचार्यों का वो मत था तो वो कैसे किस दृष्टि से उनका मत था वो हमें नहीं पता, पर उस प्रकार तो उचित नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संतान बहुत योग्य बने उस प्रकार प्रयत्न राजा के द्वारा करना चाहिए। हाँ जी। तो ये परंपरा प्राचीन काल से नहीं थी क्या, जो आचार्य चाणक्य उसका खंडन कर दिए? अब यही तो मैं आचार्य कहना चाणक्य चाह ने रहा जो हूँ मत कि स्थापित किया है, उनके शास्त्र आचार्य हमारे। चाणक्य ने जो मत स्थापित किया, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? वो जी आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ उनका मत जो है जितना इस पुस्तक में रखा है उतने से कोई निर्णय लेना उचित नहीं है। उन्होंने किस दृष्टि से वो बातें रखी है हमें नहीं पता। हो सकता है वो भी एक चर्चा शुरू की हो, चर्चा शुरू करने की दृष्टि से वो बात रखी हो, तो ये अभी उसको लेकर हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, वो इतिहास की बात है और हमारे पास उसकी कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। ठीक है आचार्य जी। आचार्य जी एक निवेदन ये था, ये संस्कृत वाला पीडीएफ भेज देंगे क्या? इसमें अच्छा समझ में आ रहा है मुझे संस्कृत बारे में। ठीक है, मैं करता हूँ। जी ठीक है, धन्यवाद। ओंकार करें। हो। धन्यवाद आचार्य जी। जी नमस्ते जी सबको। नमस्ते। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद आचार्य जी।